हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 ई गवर्नेंस का। इससे पहले हमने 3 यूनिट यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सेकंड यूनिट को भी अपलोड किया जाए क्योंकि जो यूजी के एचपीयू के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कि यूनिट 2 में क्या क्या कंटेंट्स हैं और उनको समझते हैं। यूनिट 2 में है कि ई गवर्नेंस भारत के किन किन डिफरेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज में रन कर रहा है। तो कंटेंट में डायरेक्टली जाने से पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेंगे। ई गवर्नेंस में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, या आप बोल सकते हैं कि ई गवर्नेंस में ई का मतलब है आईसीटी के टूल्स का प्रयोग करना सरकार के काम करने में, या सरकार द्वारा जो सेवाएं दी जाती है लोगों तक, या लोगों द्वारा जो सेवाएं ली जाती है उसके लिए आईसीटी का प्रयोग करना। जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो ई गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, वो तब्दील हो जाता है, वो बढ़िया बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्मार्ट। स्मार्ट क्या मतलब क्या है? स्मार्ट मतलब हमारी आज की जो गवर्नमेंट है ट्रेडिशनल के साथ उसको अगर कंपेयर करें तो आज की गवर्नमेंट बहुत सिंपल होगी, साधारण होगी। किसी भी सेवा को लेना आसान हो चुका है। जैसे कि आपने बैंक में कोई फॉर्म भरना है, वहाँ से कोई पैसा ट्रांसफ़र करना है, आज आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा मॉरल मतलब गवर्नमेंट जो लोगों के भलाई के हिसाब से कि क्या गलत है क्या अच्छा है उसके हिसाब जब सोचती है वैसे काम करती है उस अप्रोच से, तो इस प्रकार की गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं कि दैट गवर्नमेंट इज एज ए moral government that is thinking on the way of the moral approach। उसके बाद तीसरा है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब है कि जो हमारी सिस्टम है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है या जो हमारे लिए काम कर रहे हैं वो हमारे लिए आंसरेबल हो। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जब हम उनसे पूछने लग पड़ते हैं या हमें पूछने का मौका दिया जाता है तो इस प्रकार का सिस्टम बोलते हैं अकाउंटेबल। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि प्रक्रिया या प्रतिक्रिया देना, सरकार द्वारा किसी भी काम के लिए प्रतिक्रिया देना, कि आपने कोई शिकायत दर्ज की, आप किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, जब वहाँ से रिस्पॉन्स कोई आता है तो इस प्रकार का सिस्टम को बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट है जो रिस्पॉन्सिव है। उसके बाद नेक्स्ट है सर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो हमारा गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है या उनका जो सर्विस देने का तरीका वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब ट्रांसपेरेंट होगा, जब सीक्रेसी कुछ नहीं होगी तो तब लोगों को जानकारी मिल पाएगी, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। जब इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो लोग जानकार रहेंगे, नॉलेजेबल रहेंगे और उनका कोई गलत प्रयोग नहीं कर सकता। तो ई गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए या उनके लिए खास जो पिलर हैं वो 4 पिलर हैं। उससे सबसे पहला है लोग। देखो पीपल, किसी भी देश या स्टेट में लोगों से ही कोई देश बनता है और स्टेट बनता है, और वहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, वो उनके लिए काम करते हैं। तो लोगों का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा होता है प्रोसेस। तो जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं वो एक प्रक्रिया, एक काम करने का तरीका क्रिएट करते हैं कि इस पॉलिसी को, इस सेवा को हमने कैसे प्रदान करना है। तो दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोसेस। उसके बाद देखो समय समय के बाद जब हम सेवा देने का काम को परिवर्तन करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, हम नई नई टेक्नोलॉजी को उपयोग कर रहे हैं। देखो पहले के टाइम में इंटरनेट नहीं होता था, फिर पहले तो कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट आने लगा, फिर मोबाइल फ़ोन आने लगा, फिर मोबाइल फ़ोन में ऐप्स आने लगे। इसका मतलब हम धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, टाइम के साथ अपने प्रोसेस में, काम करने के तरीकों में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि सेवाएं और बेहतर हो जाए। अब इन तीनों चीज़ों को उपयोग करने के लिए या इन तीनों चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं रिसोर्सेस या संसाधन। बिना संसाधन के ना ही हम लोगों को हायर कर सकते हैं, काम करने वालों को, ना ही हम कोई प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, ना ही टेक्नोलॉजी को खरीद सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 पिलर हैं ई गवर्नमेंट के। तब आगे, तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे ई गवर्नेंस का कि ये कैसे शुरू हुआ। तो ई गवर्नेंस को शुरू होने के लिए जो सबसे पहले कंक्रीट रिकमेंडेशन जो आई थी, सिफारिश आई थी, वो आई थी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन द्वारा 2005 में। 2005 में, इससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एक पहला भी आ चुका था 1966 में, और ये दूसरी बार था। इसमें बहुत सारे विषयों पर इन्होंने रिसर्च किया या रिपोर्ट दी। लगभग नहीं 15 रिपोर्ट इन्होंने दी थी, और 15 रिपोर्टों में एक स्पेशल रिपोर्ट थी ई गवर्नेंस पे जिसका नाम था प्रमोटिंग ई गवर्नेंस स्मार्ट वे फॉरवर्ड। और इन सभी 15 रिपोर्ट जो अलग अलग विषयों पे दी थी उन्होंने, इन सभी रिपोर्टों में ये कहा गया कि हम अपने देश को, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, लोकल गवर्नमेंट हो, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ई गवर्नेंस को बढ़ाना पड़ेगा।
अगर हम ई गवर्नेंस को आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारे जो कॉन्सेप्ट है अच्छा शासन का या गुड गवर्नेंस को उसको अचीव कर सकते हैं, और ये तभी अचीव हो सकता है जब ई गवर्नेंस पे जोर देंगे, आईसीटी के टूल्स पे जोर देंगे। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि बिफोर सेकंड एआरसी की रिपोर्ट के बाद ही सब कुछ हुआ, लेकिन मैं ये मानता हूँ और ये रिपोर्ट्स में भी है कि सेकंड एआरसी से पहले भी कई कुछ स्टेप्स लिए गए थे कि किस प्रकार से गवर्नेंस को अच्छा बनाया जाए, और वो स्टेप्स कौन कौन से थे? वो थे कि पहले हमने क्या किया था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एक एनआईसी क्रिएट किया था 1977 में, और उससे पहले भी कई स्टेप लिए गए। जैसे 1980 के दशक तक क्या होता, जो कंप्यूटर्स थे उनका वो प्रयोग सिर्फ कुछ ही डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड था, वहीं पर प्रयोग होता था। वो इसलिए कि उतना रिसोर्स भी नहीं था, उतना कंप्यूटर प्रोडक्शन भी नहीं होता था, और उतने लोग चलाने वाले भी नहीं थे। तो बोल सकते हैं कि एनआईसी 1977 में क्रिएट किया गया, और उसके बाद जब 2005 में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जब रिपोर्ट्स आई, तो तब से ई गवर्नेंस पे ज़्यादा जोर दिया गया। उसके बाद जो मेजर स्टेप तब लिया गया जब नेशनल लेवल पे एक एनआईसी एनईटी इन 1987 में एक प्रोजेक्ट बोल सकते हैं कि लॉन्च किया, जिसका नाम था नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ये एनआईसी एनईटी एक नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क था, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर देश के विभिन्न विभिन्न विभागों के एजेंसीज के जोड़ दिया, ताकि लोगों को कंप्यूटराइज थ्रू सर्विसेज दी जा सके। लेकिन ई गवर्नेंस तब तक कामयाब नहीं हो सकता हमारे जैसे देश में, क्योंकि हमारे देश में ग्रास रूट लेवल पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सारी लोग जुड़े होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई सेवा या कोई सर्विसेज जब इम्प्लीमेंट होती है, तभी मैं मानता हूँ कि वो सही लोगों तक या जरूरतमंद को पहुँच सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी जरूरत थी इसको लॉन्च करने के लिए। फिर सरकार ने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डीआईएस एनआईसी प्रोग्राम एक शुरू किया, जिसने सारे डिस्ट्रिक्ट को जो किसी भी स्टेट के उनको कंप्यूटराइज्ड किया, वहाँ कंप्यूटर लगाया, वहाँ इंटरनेट फैसिलिटी लगाई और सबको जोड़ा, जिससे ई गवर्नेंस देश में एक नए स्तर पर जा पहुंचा। उसके बाद नेशनल टास्क फोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बनाई गई। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक प्रोग्राम बनाया गया 1998 में। उसके बाद 1999 में क्या हुआ, एक अलग मिनिस्ट्री बना दी जो कि यूनियन लेवल पे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे हमने स्टेप लिए ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए। उसके बाद 2000 में हमने एक 12 पॉइंट मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम बनाया कि किस प्रकार से हम ई गवर्नेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं जिनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि यूनियन गवर्नमेंट में या मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में जो ई गवर्नेंस को बेहतर बनाया जाए। उसके बाद जो सबसे कंक्रीट स्टेप जो लिया गया दोस्तों, वो है कि एक अलग एक स्पेसिफिक प्लान बनाया हमने ई गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका नाम है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, और जिसको तैयार किया डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डीआईटी ने, और साथ में इसका साथ दिया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो ये पहला एक ऐसा स्टेप था जिसमें बताया गया कि क्या क्या टारगेट्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव हमने रखने हैं, जिससे हम अपने ई गवर्नेंस सिस्टम को देश में आगे बढ़ा सकते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया गया, तो इसमें 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट एमपीपीज तैयार किए गए। ये 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट हमने बनाने, इन मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में अलग अलग सब पॉइंट्स भी रखे गए, कैसे हमने सेंटर में और स्टेट में और जॉइंट लेवल पे इन मिशन मोड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। और इन मिशन मोड प्रोजेक्ट के द्वारा हमारे देश की ई गवर्नेंस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। तो आप आगे जानेंगे कि 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या क्या थे और किस लेवल पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला सेंटर पे, दूसरा स्टेट, और तीसरा था सेंटर और स्टेट के कोलैबोरेशन में बोल सकते हैं। तो पहला मिशन मोड प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कैटेगरी में आए थे, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम है और ये डिपार्टमेंट एजेंसी कौन सी है। इनकम टैक्स। अब हमने जो पहले मैनुअल तरीके से इनकम टैक्स, देखो किसी भी देश को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत होती है, विभिन्न प्रकार से टैक्स लिया जाता, तो हमारे देश में भी पहले जब टैक्स लिया जाता तो मैनुअल तरीके से लिया जाता था। अब इसको हमें डिजिटलाइज्ड करना था, तो इसके लिए इनकम टैक्स एक स्पेशल प्रकार का एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसको हैंडल करने लगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद देखो, किसी भी देश के लोग जो होते हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, या उनके देश में कोई आना चाहता है, इमिग्रेट होना चाहता है, उसके लिए पासपोर्ट वीज़ा लगता है। तो ये जो पहला मैनुअल था, इसको भी हमने डिजिटलाइज करना था, तो इसके लिए हमने जिस मिनिस्ट्री के अंदर इसको डाला गया, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को दिया गया।
उसके बाद NCA 21 एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कॉर्पोरेट हमारे जो बिजनेसमैन तो उनके लिए एक स्पेशल प्रकार का ये प्रोजेक्ट बनाया गया कि इस प्रकार से बिजनेस जो वर्किंग है, बिजनेस लीगलिटीज़ हैं, जो कानून हैं, जो कार्य करने के तरीके हैं, परमिशंस है, लाइसेंस है, किस प्रकार से आसानी से किया जाए। तो स्पेशल एक प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के लिए बनाया गया। उसके बाद इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग अपने घर का अपना इंश्योरेंस करते हैं, तो इंश्योरेंस को जो मैनुअल तरीके था इसको भी हमने कन्वर्ट करने की ज़रूरत थी इलेक्ट्रॉनिक, और इस प्रोजेक्ट को जो हैंडल कर रहा था वो डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग। उसके बाद नेशनल सिटीजन डाटाबेस, देखो हर देश में लोगों की गिनती होती है, सेंसस होता है, और उसको पहले मैनुअली होता था, तो उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक वे पे हमने चेंज करना था, उसका डाटा रखना था सॉफ्ट कॉपी में। तो इसको मैनेज करने के लिए फिर जिस मिनिस्ट्री के अंदर इसको डाला गया उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर के, और ये दोनों इसके नेशनल सिटी डाटाबेस को हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटीज़ लगती हैं, कॉमोडिटीज़ में हम सामान खरीदते हैं, बाहर से आती हैं, तो इस पे यहाँ भी बहुत सारा टैक्स हमारे पास आता है, ये ड्यूटीज़ आती है हमारे पास, तो इनको हैंडल करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। उसके बाद पेंशन्स, देखो बहुत सारी पेंशन्स स्कीम्स खोली गई है भारत सरकार द्वारा, जैसे कि पहले ओल्ड पेंशन स्कीम्स होती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। देखो पहले अब पेंशन तो खत्म होगी तो उसको थोड़ा कन्वर्ट भी किया, पेंशन तो है, न्यू पेंशन स्कीम का अलग तरीका है, लेकिन पहले बहुत सारी पेंशन स्कीम जो पहले के सिस्टम के हिसाब से चलाई थी, और बहुत सारे पेंशन जो का एक डाटा रखना होता था सरकार के पास, तो उस डाटा के अलावा बहुत सारी और भी पेंशनें चलाई, जैसे विडो पेंशन स्कीम, स्पेशली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए जो स्कीम्स बनाई होती है पेंशन की, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो ये बहुत सारी पेंशन है जिनको हमने डिजिटलाइज करना था, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट बनाएगा उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। उसके बाद सर बैंकिंग, देखो बैंकिंग हर इंसान अपना खाता खोलना चाहता है, अपना अकाउंट खोलना चाहता है, वो अपना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता है, निकालना चाहता है, तो इसके लिए इस मैनुअल सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, हम सभी लोग जानते हैं कि पहले बैंक में जाना, पासबुक के द्वारा पैसे निकालना, लेकिन अब आज के टाइम में देखो कितनी चीज़ आसान होगी। खाता खोलने के साथ साथ अपने घर बैठे आप किसी भी समय आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी को भी, तो इसको हैंडल कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग। तो उसके बाद नेक्स्ट है ई ऑफिस। ई ऑफिस सर इस प्रकार की एक प्रोजेक्ट होता है जो एक विशेष प्रकार की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो उस ऑफिस के अंदर एक स्टाफ होता है, तो उसमें एक विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन की रोटेशन होती है हमेशा, कि ये इंफॉर्मेशन के पास जाएगी, ऐसे जाएगी, तो वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना उस ऑफिस के अंदर कि ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हिमाचल में मैंने देखा कि अभी ऑफिस जो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, लेकिन उड़ीसा में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, तो वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे लेवल तक इसको डेवलप किया गया, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये प्रोजेक्ट है, बट अब इसको सही तरीके से इसको कंसोलिडेट किया जाए, इसको बेहतर बनाया जाए, या इसको सही तरह से रन किया जाए, तो तभी बेहतर हो सकता है। तो इसको जो हैंडल कर रहा है डिपार्टमेंट, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस। तो सर हम कह सकते हैं जो स्पाइस मिशन मोड प्रोजेक्ट थे, उसमें सेंटर लेवल पे 9 प्रोजेक्ट्स हैं, 9 प्रोजेक्ट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे स्टेट गवर्नमेंट कैटेगरीज में, तो स्टेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 प्रोजेक्ट, मतलब 9 11 20 हो गए। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टेट में चल रहे हैं और डिपार्टमेंट और कौन कौन से एजेंसीज में चल रही हैं। पहला लैंड रिकॉर्ड्स, हम सभी लोग जानते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, लैंड खरीदते हैं, हम बेचते हैं, तो उसको रजिस्ट्री करने की जरूरत होती है, उसका रिकॉर्ड रखने की जरूरत है, इसको दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट, और रोड ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है किसी भी देश में, राज्य में, खासकर रूरल एरिया में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो इसको इसको मैनेजमेंट और डिजिटलाइज करना जरूरी है, चाहे आप टिकट्स की बात करें, इसके रेवेन्यू की बात करें, तो इसको डिजिटलाइज करना बहुत जरूरी होता है, तो इसको कर रहा है हैंडल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। उसके बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लेते हैं, घर खरीदते हैं, कुछ और चीज़ें लेते हैं, तो सब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको भी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स एंड डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको हैंडल कर रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चर, बहुत
बहुत सारी काम हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड करते हैं। एग्रीकल्चर से चाहे किसी पॉलिसीज़ को किसी को देना या किसी को फंडिंग को देना, ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ करने की ज़रूरत होती है और एग्रीकल्चर से हमारे देश के लेकिन 70% लोग इससे संबंधित है, इस काम को करते हैं। तो इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ को जब हम देते हैं या कोई बेनिफिट हमने एग्रीकल्चरलिस्ट को पहुँचाना है, तो उसके लिए हमें डिजिटलाइज़ करना पड़ता है और इसको हैंडल कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन। उसके बाद ट्रेजरी में हमारे कई बिल होते हैं जहाँ से फाइनेंस निकाला जाता है, जमा किया जाता है गवर्नमेंट का, तो दैट इज़ हैंडल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज़, अर्बन एरियाज़ में जो गवर्नमेंट होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ये मिनिस्ट्रीज़ को हैंडल कर रहा है। उसके बाद ग्राम पंचायत रूरल एरियाज़ के लिए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। उसके बाद कमर्शियल टैक्सेस, देखो जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े-बड़े टाइकून्स होते हैं हमारे देश के, वो बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़े लेवल तक उनका टैक्स होता है, तो उस टैक्स को हैंडल करने के लिए स्पेशल कमर्शियल टैक्स को हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया गया। उसके बाद पुलिस विभाग जो है वहाँ पे कैसे जो ई टेक्नोलॉजी को लगाया जाए, तो ये इनिशियली यूटीज़ में लगाया गया था, लेकिन अब ऑल ओवर हिंदुस्तान में है ये, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैंडल कर रहा है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, देखिए पढ़े लिखे लोग अपना नाम दर्ज करते हैं नौकरी के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा डाटा होता है, तो उसको भी डिजिटलाइज करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको हैंडल कर रहा है। उसके बाद एक नेक्स्ट है ई डिस्ट्रिक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल का एक पोर्टल है जो हर डिस्ट्रिक्ट का होता है। जैसे हमारा HP में मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो ई डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे वहाँ पे सर्विसेज हैं। आप किसी भी प्रकार का अपना जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ से ले सकते हैं। आपने आप वहाँ जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसको आपने पुटअप करना है और घर बैठे ही आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ई डिस्ट्रिक्ट पे एक स्पेशल वीडियो भी मैं बनाऊंगा इस लेक्चर के बाद, जिसमें बताया जाएगा क्यों क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप क्या क्या सर्विसेज वहाँ से ले सकते हैं। और इसको हैंडल कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 11 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हैं स्टेट लेवल पे। अपने जॉइंट लेवल इंटीग्रेटेड लेवल पे जो सेंटर और स्टेट की कोलैबोरेशन से चल रहे हैं, तो इसमें है 7 प्रोजेक्ट, तो टोटल 27 हो जाएंगे। ये है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ई कॉमर्स के लिए है कि किस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो तो बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, तो इसके लिए एक स्पेशल ये प्रोग्राम बनाएगा। उसके बाद ई बिच, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के लिए बनाया कि है कि ये ई बीज का मतलब है कि कई बार बिजनेस, आपने अगर स्कोप्स पढ़े हैं तो ये इस प्रकार के इनिशिएटिव गवर्नमेंट टू बिजनेस, कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो बिजनेस होल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार से संपर्क बना सकती है, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन ले सकती है, या वो जो बिजनेस होल्डर किस प्रकार से गवर्नमेंट के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया। उसके बाद है कॉमन सर्विस सेंटर्स। इस कॉमन सर्विस सेंटर्स को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हिमाचल में अलग नाम से पुकारा जाएगा, JNK में अलग नाम से पुकारा। ये साधारण रूप से एक ऐसी दुकान होगी जो गवर्नमेंट एडेड होगी। वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा लेनी है, ये टेक्नोलॉजी वाली, जैसे आपको कोई फॉर्म भरना है, कोई डॉक्यूमेंट्स लेना है, तो आप यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर में जा सकते हैं, जहाँ पे एक मिनिमम रेट पे उस सर्विस का प्राइस रखा गया होगा, गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया था। तो ये हेल्प शॉप्स बोल सकते हैं कि जहाँ पर कंप्यूटर लगे होंगे, और जैसे साइबर कैफे, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट दुकानें तो होती है लेकिन वहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर एक इस प्रकार का हेल्पिंग शॉप है गवर्नमेंट के द्वारा खोली गई, जो लोगों को जिनको अभी कुछ पता नहीं है या जहाँ पे अभी कोई दुकान खुली नहीं है, तो वहाँ पे एक कॉमन सर्विस सेंटर हमेशा रहेंगे जो ई टेक्नोलॉजी का सर्विस प्रदान करेंगे लोगों को। तो दैट इज हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया पोर्टल एक जेनरिक प्रकार का एक पोर्टल है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज जो सरकार में चलाई जाती है, उनके बेनिफिट्स, सारी चीज़ें उस पोर्टल पे दी गई है। इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैं साधारण रूप से बोलें कि जेनरिक टाइप का पोर्टल है, कुछ बेसिक नहीं है। तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस इसको हैंडल कर रहा है। इजी गेटवे एक डिपार्टमेंट फॉर टेक्नोलॉजीज को कर रहा है। इजी गेटवे मतलब एक विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट जो किसी कमर्शियल या किसी चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक गेटवे जो क्रिएट किया जाता है, तो ये इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट है जो इस प्रकार के काम करेगा जहाँ पे कहीं स्पेशल गेटवे क्रिएट करने की जरूरत होती है। ई कोर्ट्स हम समझते हैं न्यायालय, तो जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो कोर्ट सिस्टम है, उसको भी मैनुअल्स हमने डिजिटलाइज करना है। तो स्पेशल प्रोग्राम कोर्ट्स के ऊपर था, जो हमारे चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या जो भी कोर्ट्स होते हैं, सब कोर्ट्स में इसको
बोल सकते हैं कि मैनुअल से इसको वी वांटेड टू कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। उसके बाद ई प्रोक्यूरमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है, देखो हम सरकार जो सरकारी विभाग होते हैं, एजेंसीज होती हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के टेंडर दिए जाते हैं, लोग उन टेंडर को भरते हैं, किसी काम को करने के लिए टेंडर भरते हैं, यार वहाँ पे किसी भी प्रकार का एक ऐसा पोर्टल जहाँ पे चीज़ें बेची जाती है और खरीदी जाती है, वो गवर्नमेंट साइट होती है। अगर वो आप कोई चीज़ वहाँ से खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट बोल सकते हैं स्टैम्प्ड होगी, गवर्नमेंट ने उसको वहाँ पे रखा तो गवर्नमेंट क्लासिफाइड होगी। तो इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं ई प्रोक्यूरमेंट, जहाँ पे परचेजिंग और सेलिंग बोल सकते हैं होती है। तो ये ऐसे इस प्रकार का प्रोजेक्ट है, जिसको कंट्रोल किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक इस यूनिट का है कि ई गवर्नेंस किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। जो ई गवर्नेंस है वो प्रशासनिक जो संस्कृति को कैसे बदलाव कर रहा है, मतलब ट्रेडिशनल जो वे था वर्किंग जो एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको कैसे बदल रहा है। तो ये हमने इसमें इसको समझना है। तो साधारण भाषा में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें कि द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इन गवर्नेंस हैज चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्निंग। ये तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ने हमारा जो पुराना गवर्नेंस करने का सिस्टम वो चेंज कर दिया। पहले सारा काम लिखित होता था, जिसमें बहुत सारा समय लगता था, बहुत सारा धन लगता था। तो आज के टाइम में बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है। आज हमारे पास जो गवर्नेंस वो पेपरलेस है, फास्ट है, और एंटायर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं बोलता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कल्चर है वो चेंज हो चुका है। तो इसको हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखेंगे, जिसको आपने पेपर में लिखना है कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर चेंज हुआ, किन किन बिंदुओं से आप बता सकते हो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर चेंज हुआ। तो वो बिंदु इस प्रकार से है। पहला है एसेसिबिलिटी, सरल उपयोग। सरल उपयोग का मतलब है कि आज चाहे आप एजुकेशन की बात करो, हेल्थ की बात करो या बैंकिंग की बात करो, सारा काम बहुत आसान हो चुका है। सबसे पहले कि हर सर्विस प्रोवाइडर का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर विभाग का एक अपना पोर्टल होता है। वहाँ पे आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। तो एसेसिबिलिटी मतलब जो है ना, पहुँच बहुत आसान हो चुकी है। दूसरा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का मतलब है कि आज देखो, पहले किसी भी विभाग के अगर किसी से आपने मिलना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था उससे मिलना, क्योंकि एक दिन में एक बंदा कितने लोगों से मिल सकता है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप पोर्टल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो एक ही इंसान हज़ारों बंदों से कम्युनिकेट एक ही दिन में कर सकता है। तो बोल सकते हैं कि आज का सिस्टम है, जो सर्विस देने का जो प्रक्रिया है या वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका है, फ्रेंडली इंटरफेस हो चुका है कस्टमर के साथ। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब है आजकल लागत में बहुत सारी प्रभावशीलता आ चुकी है, बहुत कम कॉस्ट लगती है। पहले क्या होता था कि ऑनलाइन फॉर्म भरना होता था, पहले अपना वो फॉर्म लेना, उसके 15 20 या 50 रुपये अलग देने, फिर बाद में फीस अलग देनी है। तो कहने का अर्थ है कि कॉस्ट में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। एफिशिएंसी, दक्षता, मतलब काम करने में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है। आप हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक वे में हम काम बहुत आसानी से तेज़ी से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मनी ट्रांसफ़र करना है, अकाउंट खोलना है, एडमिशन लेना है आपको कहीं, अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो चाहे वो धर्मशाला, शिमला है, अगर कहीं दूर वाला कॉलेज है तो वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टस लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही उस फॉर्म को भर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, देखो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मुझे, जो मैं मानता हूँ कि ई गवर्नेंस का। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप चेंज कर सकते हो चीज़ों में। देखो अगर आप कोई फॉर्म लेते हो बैंकिंग का या अपना कॉलेज का फॉर्म भरे हो, एडमिशन का फॉर्म भर रहे हो, तो अगर आप एक जो मैनुअल पेपर लेते हो तो उसमें अगर कहीं गलती हो तो आपको दोबारा या तो मिटाना पड़ेगा किसी चीज़ से, या तो आपको फॉर्म ही दोबारा खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन या सॉफ्ट कॉपी के थ्रू से भर रहे हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो, कभी भी एडिट कर सकते हो। तो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा मौके मिल गए हैं फ्लेक्सिबिलिटी के, लचीलापन हो चुका है, आसानी हो चुकी है चीज़ों को चेंज करने के लिए। सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता का मतलब है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वो सेव रहती है, उसमें डेंजर्स या ख़त्म होने की या नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जैसे कि आप अगर कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो, उसको अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हो, उसको अपने फ़ोन में सेव रख सकते हो, उसको अपने मेल में सेव कर सकते हो, किसी भी इन्फॉर्मेशन। तो सस्टेनेबल स्थिरता बड़ी ज़्यादा आ चुकी है इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए। उसके बाद है रियलिटी एंड सिक्योरिटी, कि आज के टाइम में जो आपको जो कि इन्फॉर्मेशन कितना ट्रू है, कितना ऑथेंटिक है, कितना सिक्योर है, वो रखना आसान है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम पे। आज आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को जो देखें कि आपने अगर कोई फॉर्म भरा है, तो फॉर्म भरने के बाद उसकी आप सॉफ्ट कॉपी आपके पास रहती है, उसका मेल आपके पास रहता है। तो आज का जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास जो रहती है, वो सिक्योर है, और उसमें बोलता हूँ कि ज़्यादा ऑथेंटिक है। उसके बाद नेक्स्ट है सर, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। देखो
ई ट्रांसफॉर्मेशन में जो ई गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है। मैं मानता हूँ कि हर दिन हर डे आज आपने देखते हो कि देखा होगा कि किसी भी विभाग का कोई ऐप होता है वो हफ्ते के बाद अपडेटेड होता है, उसको अपडेट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे होता है। लेकिन अगर आप कोई मैनुअल आपने फॉर्म निकाला है, एप्लीकेशन निकाला, तो साल में एक ही बार एडिट होता है, या जब नए साल आता है तो उसके बाद अगर आप उसमें कुछ परिवर्तन करते हो तभी, तो साल भर वही चीज़ चलती है। लेकिन यहाँ पर आप हफ्ते के अंदर, दिनों के अंदर, या मतलब घंटों के अंदर भी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है, हम इसको सुधार कर रहे हैं। उसके बाद लेस मैनुअल वर्क और एक्सपेंस। सबसे बड़ी बात ये जो ई गवर्नेंस का जो फ़ायदा हमें मुझे लगा कि मैनुअल कागज़ों का बहुत कम प्रयोग हो रहा है। मैनुअल हम कर ही नहीं, हम सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में एडिट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा पेजेस का बहुत ज़्यादा जो पेपर का जो उपयोग है बहुत सारा कम हो चुका है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस डिलीवरी। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्यों? आपने किसी प्रकार के किसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई किया, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। पहले के टाइम में ऐसा होता कि आपने सर वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी और वो उन्होंने कोई रिसीव नहीं दी, वो तो गुम हो गया। लेकिन आज अगर आप ऑनलाइन भरते हो तो आपके पास जब इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाता है तो उसके आपके पास एक यूज़र आईडी या जो भी है एक आपके पास ज़रूर कॉपी रहती है कि आपने ये फॉर्म वहाँ पे जमा किया है या ये सर्विस आपने दी है। तो सर्विस डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी होगी। आज आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कुछ शॉपिंग करते हो तो जब आपके पास सर्विस या जो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है तो वहाँ पे आपके पास एंटर करने के लिए एक कोड आएगा, तो मतलब आपने एंटर किया तो वो सर्विस प्रोवाइडर या डिलीवरी वाले ने ये डिलीवरी की तो तभी आप उसको एंटर करते हो। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी इन सर्विस डिलीवरी, बिल्कुल सही बात है। लोग जवाबदेही हो गए। अब आप किसी भी प्रकार से, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हो, उससे आप पूछ सकते हो, आंसरेबल है वो आपके लिए कि ये सर्विस कब मिलेगी। जब भी आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग साइट से देखा गया, वहाँ पे आपको बताया गया कि सर्विस इतने दिन में पहुँचेगी, यहाँ पे इतनी दूरी है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट में भी जब हम डिजिटल फॉर्म में भी किसी फॉर्म चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं तो वो बताएगा समय कितने समय में आपको ये सर्विस डिलीवर मिलेगी। तो मैं कहने का अर्थ है कि जवाबदेही हो चुके हैं जो लोग हमें सर्विस देते हैं। ईजी टू गेट फीडबैक, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बेहतर सिस्टम है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सर्विस दे रहा है, आज के टाइम में हम देखिए देखा होगा कि आपने कोई भी सर्विस जब आपके पास मिलती है ऑनलाइन तो वहाँ पे रिव्यू आ जाता है। तो जब आप रिव्यू करते हो तो एक ही मिनट में वो रिव्यू उनके पास पहुँच जाता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। अच्छा हो तो उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, और खामी हो तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है। मतलब एम्पावरिंग थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग, देखो हम लोगों को सशक्त बना रहे हैं कैसे? जब इंफॉर्मेशन, मैंने बोला डिजिटलाइजेशन से जो इंफॉर्मेशन जो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल ओपन हो रही है। तो जब चीज़ें ओपन है, सबको पता है, तो लोग क्या है, जानकार है, नॉलेजेबल है, सशक्त हैं। तो ये डिजिटल सिस्टम जो है वो लोगों को एम्पावर कर रहा है। ईजी टू मेक कोऑर्डिनेशन, लोगों में तालमेल बनाना बहुत ईजी है। आज के टाइम में आपने देखा कि सभी ऑर्गेनाइजेशन के अपना ग्रुप्स होते हैं, स्टूडेंट्स के अपने ग्रुप्स होते हैं। हमने देखा कि हमारे एक ग्रुप से हमने किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाना है, बच्चों तक पहुंचाना है, तो हम ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप में एकदम इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि किसी प्रकार के कार्य करने में जो समन्वय बनाना बहुत आसान हो चुका, तालमेल बनाना बहुत ईजी हो चुका। नेक्स्ट पॉइंट है कि टुगेदर ईज़िली फॉर एनी अर्जेंट इवेंट। आज आपने देखा होगा कि आपने कोई मीटिंग करनी है, किसी काम के लिए जाना, तो अगर आपका ग्रुप है, तो उसको आसानी से इकट्ठा होना बहुत अ इकट्ठा होना बहुत आसान हो चुका है। आप वही ग्रुप बनाया, ग्रुप में कोई भी मैसेज डाल सकता है और मैसेज डालने के बाद वो सेकंड्स के अंदर उनके पास पहुँच जाता है। तो पहले के टाइम में आपने, या तो अगर इसको थोड़ा कंपेयर करेंगे कि आपके पास अब मोबाइल फ़ोन का जब दौर था, तो पहले आपने लैंडलाइन से एक-एक करके, अगर 100 बंदे तो 100 बंदे को फ़ोन करने में कितना समय लगता है। लेकिन अगर आप एक ग्रुप, आज के टाइम में इंटरनेट के डिजिटल वर्ल्ड में, जब एप्लीकेशन के वर्ल्ड में जब आप बात करते हैं तो एक ही मिनट में 100 लोगों, 1000 लोगों को आपका वो मैसेज जा सकता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से दैट द डिजिटल वर्ल्ड हैज़, द डिजिटलाइजेशन हैज़ चेंज्ड द वे ऑफ गैदरिंग फॉर अर्जेंट मीटिंग। उसके बाद ईज़ी चेक एंड कंट्रोल कर सकते हैं। देखो आज के टाइम में सीसीटीवी कैमरे से, ये डिजिटल वर्ल्ड का एक आईसीटी का एक टूल है जिससे आप कहीं पे भी चेक एंड कंट्रोल, आप चाहे फॉरेन में रहते हो, आपको वहाँ से भी अपना घर का सीसीटीवी कैमरे के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप किसी की निगरानी देखना चाहते हो, सुपरवाइज़ करना चाहते हो, तो ये देखिए ये पॉइंट भी इसके साथ लिंक करता है कि चेक एंड कंट्रोल और सुपरविज़न दैट इज़ वेरी ईज़ी विद द हेल्प ऑफ ई-गवर्नेंस। Connection with multiple organizations, this is one of the, wonderful one of the important point of
डिजिटलाइजेशन ऑफ इन ई गवर्नेंस। आप एक समय पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सकते हो। कहने का अर्थ है कि अगर आप सपोज़ करते हैं कि आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बात करना चाहते हैं, उनसे कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो या आप किसी हेल्थ डॉक्टर से आपको कोई अपना एडवाइस लेना है, तो आप सेम टाइम पे 10 बंदे से ले सकते हो एक ही दिन में। नहीं तो ऐसे अगर आप किसी हॉस्पिटल में दिखाने जाओगे तो ऑन डेस्क सर्विस डिलीवरी में तो आप उसके पास जाओगे, एक ही बारी में एक ही डॉक्टर को मिल सकते हो। लेकिन अगर अपने घर बैठे आप 10 डॉक्टर से एक ही दिन में उनसे वो ले सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे परामर्श ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। तो ये सारे जो बेनिफिट हैं जो कि पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ था वर्किंग का, जो एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज चेंज इनटू न्यू वे ड्यू टू द डिजिटल ई गवर्नेंस। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस क्या होता है, इसको इसका जानेंगे। इसको गुड गवर्नेंस जो कॉन्सेप्ट है डियर, ये आया है 90s में, और इस कॉन्सेप्ट को जो दिया गया था बाय वर्ल्ड बैंक ने किसको दिया था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। दोबारा बोलना चाहूँगा, गुड गवर्नेंस जो कॉन्सेप्ट है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए दिया था वर्ल्ड बैंक में पहली बार, ठीक है। लेकिन अब गुड गवर्नेंस है क्या? गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट दो शब्दों से बना है, गुड और गवर्नेंस। तो पहले गुड से पहले गवर्नेंस जानते हैं कि गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस मैंने पहले बताया, गवर्नेंस मतलब द वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जिस प्रकार से सरकार काम करती है उस काम करने के तरीकों को गवर्नेंस बोलेंगे, ठीक है। तो जब सरकार बनेगी तो कई बार आप बोलते हैं कि सरकार बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, सभी लोगों का सभी सेवाओं को प्रदान कर रही है, सभी की सुन रही है, तो मतलब ये गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट है। कई बार आप ऐसा बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, वो हमारी सुन नहीं रही है, हमारी लोगों की पार्टिसिपेशन ले नहीं रही है, तो इस प्रकार की गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, बैड गवर्नमेंट, बुरी गवर्नमेंट। तो कह सकते हैं कि गवर्नेंस या सरकार के काम करने के तरीके में दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर अच्छा कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, तो वो होगी गुड गवर्नेंस, अगर नहीं कर रही है तो वो बैड गवर्नेंस। लेकिन अब हमने हर सरकार चाहती है कि उसका जो सिस्टम है वो गुड हो, कोई भी नहीं चाहता कि गुड, लेकिन उनका काम करने के तरीके ही वो अपना नहीं पाती कि क्या अच्छा हो सकता है या क्या बेहतर हो सकता है, वो नहीं अपना पाती है, वो ऐसा नहीं कर पाती है, तभी उनका गवर्नेंस बैड हो जाता है। तो पर अगर आपने किसी भी देश में गुड गवर्नेंस के जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम्फसाइज करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा ई गवर्नेंस पे, ठीक है। और ये सारे पैरामीटर जो कि ड्रॉन किए हैं, किसने खींचे हैं, वर्ल्ड बैंक ने, कि ई गवर्नेंस को ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। अगर ई गवर्नेंस, जो भी देश ई गवर्नेंस पे ज़्यादा जोर देगा, डिजिटल ई गवर्नेंस पे जोर देगा, आईसीटी टूल्स पे ज़्यादा जोर देगा, तो उस देश का जो गवर्नेंस सिस्टम होगा, उस देश का काम करने का तरीका होगा, वो बन जाएगा गुड गवर्नेंस। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि गुड गवर्नेंस किस प्रकार से हो सकता है, या गुड गवर्नेंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, विशेषताएं हो सकती है, वो इस प्रकार से। पहला है गुड गवर्नेंस, मतलब तभी गुड गवर्नेंस बोलेंगे जब लोगों की भागीदारी होगी, पार्टिसिपेशन होगी लोगों का। देखो आज के टाइम में हमने लोकल गवर्नमेंट को जब शुरू की है, तो लोकल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे देश के डेवलपमेंट में, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे उन लोगों को मौका मिल रहा है काम करने का, जिनको एक्चुअल में काम करने का मौका मिलना चाहिए, जिनकी सही रूप से सुनाई नहीं होती। आज अपने गाँव में आपने देखा कि जो मनरेगा चल रहा होता है उसी के थ्रू लोग अपना प्लान बनाते हैं, अपना बजट रखते हैं कि इस साल हमने ये करना है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में ग्रास रूट लेवल लोगों की पार्टिसिपेशन हो रहा है, भागीदारी हो रही है। और इस प्रकार का सिस्टम क्यों हो रहा है, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू सभी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंची, उनको अथॉरिटी दी गई है, उनको पावर्स दी गई है, तो लोगों की भागीदारी बढ़ी है, तो जो कि क्या कर रहा है, सिस्टम को गुड गवर्नेंस में तब्दील कर रहा है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, फिर हमने वही बताया गुड गवर्नेंस को कैसे हमने बनाना है, तो तभी बना सकते हैं जब ई गवर्नेंस को चलाएं। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे हो सकती है, जवाबदेही कैसे हो सकती है, जब आपको किसी को प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। जैसे कि आज हम किसी भी पोर्टल में जाके किसी पे कंप्लेन कर सकते हैं, आरटीआई डाल सकते हैं। आरटीआई डालने के लिए आपको उसका ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे अपने घर बैठे उसके साइट से आरटीआई डाल सकते हैं। तो जवाबदेही, आंसरेबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो यही एक कारण है जो डिजिटल वर्ल्ड जो तब्दील कर रहा है गुड गवर्नेंस में। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी सीक्रेसी अब खत्म हो चुकी है। आज के टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन किसी हर
ये एक मैंडेटरी अब बन चुका है कि हर डिपार्टमेंट को अपना एक पोर्टल बनाना है। उस पोर्टल में सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिखानी है लोगों को, ताकि लोग उसको देख सके, उसको जान सके, ताकि लोगों की जो नॉलेज बढ़ सके, जानकारी बढ़ सके। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ चुकी है ई गवर्नेंस से, जो कि लीड कर रहा है गुड गवर्नेंस की तरफ। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, कानून के अनुसार आप बोलते रूल ऑफ लॉ की मीन्स कि जो कानून बनाया सबको फॉलो करना है, उस कानून के आधार से ही सबको चलना है। तो रूल ऑफ लॉ कब फॉलो हो सकता है? जब जब उन पे निगरानी होगी, जब लोगों पे सुपरविजन होगा, जब चेक एंड कंट्रोल होगा, तभी। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे देखते हो कि कोई रूल तोड़ा कि नहीं तोड़ा, वो रूल के हिसाब से चलने देते, वो कैसे होगा? जब उस पर चेक एंड कंट्रोल होगा, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दो, सारा कंट्रोल लगा, फिर वो चाहे तोड़ के चले जाए उस सिग्नल को, लेकिन उसको उसका नंबर आपके पास नोटेड होगा, उसकी फ़ोटो आ जाएगी, तो वो सारी चीज़ बाद में आप ट्रेस कर सकते हो। तो ये रूल ऑफ लॉ को कौन जो अपना सकता है, या कैसे फॉलो किया जा सकता है, या सही तरीके से फॉलो किया जा सकता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द ई गवर्नेंस, एंड विच विल लीड टुवर्ड्स द गुड गवर्नेंस। आफ्टर दैट, इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता आजकल ज़्यादा हो चुकी है काम करने में। देखो, कोई भी काम बहुत ज़्यादा प्रभावशीलता से होता है। कैसे? अगर आपने कोई फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को गलत है, सही है, उसका रिपोर्ट आपके पास जल्दी आ जाती है। तो कई काम का जो सही है कि गलत है, उसका कितने से हद तक वो लोगों को बेनिफिट पहुँचा रहा है, तो इसकी इफेक्टिवनेस आज के टाइम में ज़्यादा हो रही है डिजिटल उससे। उसके बाद है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब काम करने के तरीके में फास्टनेस, कितनी तेज़ी से काम हो रहा हो। तो आज के टाइम में आपने देखा होगा कि गुड गवर्नेंस में जो काम है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डिजिटल ई गवर्नेंस। उसके बाद है इक्विटी, बराबरी। आज के टाइम में देखो, हर चीज़ एक बराबर तरीके से बाँटना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी पॉसिबल है जब सीक्रेसी खत्म हो जाती है। जब सीक्रेसी, सब कुछ ओपन होता है, तभी कुछ बराबरी हो सकती है। आज के टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे आप कहीं एडमिशन ले रहे हो, किसी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो सब उस पोर्टल में वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो इस वजह से क्या बोल सकते हैं कि बराबरी या इक्वालिटी ज़्यादा हो रही है, इक्विटी ज़्यादा हो रही है। उसके बाद इंक्लूसिवनेस, मतलब सभी लोगों को सिस्टम में इंक्लूड किया जा रहा है। आज किसी को सेपरेट नहीं किया जा रहा, सभी की सुनाई हो रही है। आज सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है, तो सभी लोगों की सुनाई के साथ साथ सभी को बराबर का मौका दिया जाता है, जो कि एक गुड गवर्नेंस के लिए एक अच्छा स्टेप बन रहा है, एक विशेषता है। क्वालिटी इन सर्विसेज, सेवाओं में गुणवत्ता ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखो कि पहले होता कि सर्विस आपको काफ़ी देरी के बाद मिलती थी, सही से नहीं मिलती, लेकिन आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड की वजह से जो आपकी सर्विस क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, तो इससे गुड गवर्नेंस बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है लो कॉस्ट ऑफ सर्विस। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया कि आजकल डिजिटलाइजेशन से जो हमारी लागत है किसी भी सर्विस को लेने, बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि मैनुअली किसी चीज़ को लेना और उसके बाद डिजिटल के थ्रू या सॉफ्ट कॉपी से लेना, उसमें बहुत कम खर्च आता है, बहुत कम लागत लगती है। तो इस प्रकार से हमें पेमेंट भी कम करनी पड़ती है। उसके बाद है क्विक फीडबैक। क्विक फीडबैक बिल्कुल सही बात है। हम कोई भी सर्विस लेते हैं, उसी टाइम उस पे आपका रिव्यू आ जाता है, और उस रिव्यू में आप अपना जो भी आपकी प्रक्रिया है, वो आप उसी टाइम दे देखते हैं, ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपनी जो सर्विस देने के सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। उसके बाद फास्ट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। बहुत सारी शिकायतें होती हैं, शिकायतें तो कभी भी रुक नहीं सकती, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के लिए शिकायत होना ज़रूरी है। तो शिकायत होने के बाद उसका रिड्रेसल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिड्रेसल तभी होगा जब शिकायत उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचेगी। जब उस ऑर्गेनाइजेशन तक जल्दी से पहुँचेगी, तो जल्दी से ही उसका निवारण होगा। तो आज के सिस्टम में ये रिड्रेसल जो है, जो ग्रीवांसेस का, बहुत तेज़ हो चुका है। उसके बाद है बॉटम अप अप्रोच फॉर पॉलिसी मेकिंग। देखो, पॉलिसी मेकिंग के दो अप्रोचेज होते हैं। पहले अर्लियर टाइम में क्या होता था, टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन मतलब आपको सेंटर में कोई पॉलिसी बनी है, उसके बाद उस नीचे स्टेट में आई, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट में जाके लोकल लेवल पे पहुंची, विलेज लेवल। लेकिन उस पॉलिसी में बहुत ज़्यादा खामियाज हो जाती थी कि ऊपर क्या बनाया और नीचे वालों को क्या ज़रूरत है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आज के टाइम में देखो, आपने देखा कि लोकल गवर्नमेंट को हमने फुल अथॉरिटीज़ दी है, पावर दी है कि वो अपने हिसाब से प्लान बनाए, अपने हिसाब से काम करें। तो आज के टाइम में बोल सकते हैं कि ये डिजिटल वर्ल्ड की वजह से जो इन्फॉर्मेशन
नीचे से बन रही है पॉलिसी, नीचे बन रही है, लोग खुद तैयार कर रहे हैं, तो इस प्रकार के अप्रोच को बॉटम अप अप्रोच पॉलिसी मेकिंग पे बोल रहे हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ग्राउंड लेवल जो लोग हैं उनको फंडिंग दी जाती है, सही से फंडिंग सही लोग को मिलती है, सही पावर मिलती है, तभी वो काम कर पा रहे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिजिटल एम्पावरमेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल सर्विसेज फ्रॉम वन स्पॉट। ये मैंने पहले बताया कि एक ही स्थान से अगर आप डिजिटल से जुड़े हो, आप ई गवर्नेंस से जुड़े हैं, आप आपको अच्छी जानकारी ऐसी टूल्स की, तो एक ही जगह से सभी सर्विसेज को घर बैठे आप अपने ही कमरे से ले सकते हैं। इसी प्रकार से ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए। और आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जो भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करें। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि अलग-अलग स्टूडेंट्स को जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, दूसरे कॉलेज के भी, वो सभी इसको वीडियो को देख सकें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, कमिंग एग्ज़ाम जो 17 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।